दोस्तों नमस्कार। हम तो राम राज्य लाना चाहते हैं और आप लोकतंत्र का जिक्र करते हैं। लोकतंत्र को खोजने निकलिएगा तो आपको संविधान की किताब को पढ़ना होगा। आपको उस संविधान की किताब के जरिए इस देश के संवैधानिक संस्थानों को उतनी ही ताकत देनी होगी जिसके जरिए वह इस देश में किसी को तानाशाह होने ना दे। लेकिन हम तो राम राज्य की दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां पर समाज के भीतर मोटी मोटी लकीरें भी खींची जाएंगी और जिन संस्थानों के जरिए आप इस देश में चेक एंड बैलेंस खोज रहे हैं, यानी कोई तानाशाह ना हो जाए, उस तानाशाही प्रवृत्ति में आपको रामराज्य देखना होगा। मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता का मिजाज क्या कुछ ऐसा हो चला है? आज यह सवाल है, और यह सवाल इसलिए क्योंकि पहली बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सीधे सीधे मौजूदा राजनीतिक सत्ता को तानाशाही के रास्ते चलते हुए हिटलर की तर्ज पर देखने की कोशिश की है। लेकिन क्या वाकई यह सही है कि भारत के भीतर में तानाशाही आ चुकी है, या दुनिया के अलग अलग देशों में, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा देशों में जहां तानाशाही की आहट सुनाई देती है और ऑथोरिटेरियन सत्ता अपनी ताकत के साथ जनता को इस बात का एहसास कराती है कि वो जो कह रही है वही सही है, तो फिर वह स्थिति होती क्या है? और भारत के भीतर वो क्या वाकई ऐसी स्थिति है जहां पर संवैधानिक संस्थान अपने महत्व को खो चुके हैं? दुनिया के अलग अलग मंचों से भारत के सच को कोई भी दिखाए, लेकिन भारत की सत्ता कहती है वह झूठ कह रहा है। क्या वाकई देश के जो हालात हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और जो टैक्स लादे जा रहे हैं, या फिर देश के भीतर जो अलग अलग तरीके से विभाजन परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, क्या वह सब कुछ इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की देन है, या फिर उस रामराज्य की दिशा में बढ़ते हुए कदम है जहां विचारधारा बहुत साफ देख रही है कि लक्ष्य है क्या? हमें लगता है कि आज भारत की परिस्थिति को पढ़ने का वक्त आ गया है, लेकिन उसको हम पढ़ने की शुरुआत करें, इस बात का जिक्र पहले ही हो जाए कि कांग्रेस की समझ, राहुल गांधी की समझ मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता को लेकर कहती क्या है, और दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों के भीतर जब तानाशाही आती है तो उनकी परिस्थितियां कहती क्या है, और उसी के अक्स तले आज भारत को देखने का प्रयास भी होगा। लेकिन शुरुआत में राहुल गांधी के उस वक्तव्य को सुनिए जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों के जरिए मौजूदा भारतीय हालातों को लेकर खुले तौर पर कहा। 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। और कहते कहते राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पर कहा, क्या आप तानाशाही का मजा ले रहे हैं? यहां रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पहली बार कांग्रेस ने खुद को जनता से जोड़ने का प्रयास किया। पहली बार जनता के सामने इस आह्वान के साथ
कांग्रेस उभर कर आई कि अगर आप शामिल नहीं होंगे तो इस देश में लोकतंत्र का जो कत्ल हो रहा है वो कहीं और घिनौनी स्थिति में दुनिया के सामने और भारत के लोगों के सामने उभर कर आ जाएगा। जिन बातों का जिक्र हुआ उसके अक्स तले क्या दुनिया के लोकतांत्रिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए भारत की स्थितियों को देखा जाए, क्योंकि दुनिया के दर्जन भर देश, चाहे वो वेनेजुएला हो, रूस हो, टर्की हो, पोलैंड हो, इटली हो, हंगरी हो, पेरू हो, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, घाना, ग्रीस, ब्राजील, ग्वाटेमाला, नाइजीरिया, पाकिस्तान, उरुग्वे, थाईलैंड, इन तमाम देशों का अध्ययन दुनिया में तमाम शिक्षाविदों ने किया है और इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल वो कौन सी परिस्थिति होती है जब इस बात का एहसास होने लगता है कि दरअसल लोकतंत्र उस देश से खत्म हो चला है। इसमें शुरुआत में ही ऑथोरिटेरियन बिहेवियर जो होता है उसमें पहली लकीर दुनिया के भीतर यह कहकर खींची जाती है कि लोकतांत्रिक रूल्स जो होते हैं उसको राजनीतिक सत्ता दरकिनार कर देती है। और दुनिया के जिन देशों का हमने नाम लिया उन देशों का अध्ययन करने से 4-5 बातें इस दायरे में उभरती है कि चुनाव को अपने हिसाब से चलाना जो राजनीतिक सत्ता करती है, तो क्या मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग को राजनीतिक सत्ता ने अपने दायरे में ले लिया है। दूसरा है कि नागरिकों के हक या राजनीतिक तौर पर जागरूक करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्या भारत के भीतर वाकई जो राजनीतिक तौर पर लोगों को सक्रिय करते उस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है? और पुलिस के जरिए संवैधानिक संस्थानों पर नकेल कसने का काम राजनीतिक सत्ता करती है। क्या वाकई भारत के भीतर में पुलिस उन संस्थानों पर नकेल कस रही है जिनका काम संविधान को दायित्व को निभाते हुए उस जिम्मेदारी के आश्रय कहीं ना कहीं समाज में सत्ता के ठीक समानांतर एक चेक एंड बैलेंस खड़ा करना है? एक घटना जरूर याद आती है कि जिस तरीके से सीबीआई के दफ्तर में रात के 12 बजे पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस की दबिश के तहत उस वक्त जो डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर आलोक वर्मा और आस्थाना थे उनके संघर्ष को राजनीतिक सत्ता ने अपने अनुकूल ढाल लिया। कैसे? वह भी पुलिस के आश्रय। हो सकता है भारत के भीतर इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि यह सब कुछ नजर आ रहा है। दूसरी स्थिति में कहा जाता है कि डिनायल ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स, यानी राजनीतिक विरोधी जो होते हैं उनकी लेजिटिमेसी को ही खत्म कर डालिए, उनकी मान्यता को ही खत्म कर डालिए। यह दुनिया के अक्स के आश्रय कहा जाता है और उसके तहत भी 4-5 बातों का जिक्र होता है। क्या भारत में यह सब कुछ हो रहा है? इसलिए यह सवाल है क्योंकि विरोधी को विध्वंसक बता दीजिए, विपक्ष संवैधानिक नियमों को नहीं मानता, इस प्रचार की शुरुआत कर दीजिए। यह दुनिया में जिन देशों में लोकतंत्र खत्म हुआ है उसको लेकर यह कहा गया है। क्या भारत के भीतर भी यह है? यह भी कहा गया कि जो विपक्ष या जो विरोधी राजनीतिक दल होते हैं उनको इस देश के अस्तित्व के लिए खतरा करार दे दीजिए और उसके दायरे में राष्ट्रीय सुरक्षा को बार बार लाकर खड़ा कर दीजिए। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति भारत में है? और इसके ठीक समानांतर जो देशवासियों के जिंदगी जीने का तरीका है, भारत के भीतर में वे ऑफ लाइफ को हिंदुत्व से जोड़ा जाता है, इसीलिए राम राज्य का जिक्र होता है। तो क्या उसके लिए विरोधी और विपक्ष की राजनीति खतरे की घंटी है? दुनिया में तो है, लेकिन क्या भारत में भी है? क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र खतरे में है? क्या इस बात का जिक्र कोई कर सकता है? अगला हिस्सा होता है कि विरोधियों को जब आप नकेल कसने की दिशा में बढ़ते हैं तो पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रतिद्वंदी उन्हें करार देना और प्रतिद्वंदी करार देते हुए उन्हें अपराधी करार देना, इस दिशा में राजनीतिक सत्ता दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ती गई है। और कानून को ये नहीं मानते हैं, यानी विपक्ष और राजनीति करने वाला विपक्ष जो है वह कानून को नहीं मानता है और राजनीतिक तौर पर जो पार्टिसिपेशन उसका होना चाहिए उसको रोकने का प्रयास राजनीतिक सत्ता करती है। तो लोकतंत्र का कत्ल शुरुआत हो जाती है। तो क्या दुनिया के अलग अलग देशों में अगर यह हो रहा है तो क्या भारत में भी हो रहा है? इतना ही नहीं, जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उसको राजनीतिक सत्ता विदेशी एजेंट करार देती है।
विदेशी सरकारों के साथ उनके गठबंधन या साझीदार या उनके बयानों को उस रूप में जोड़ती है जिससे उनके अपने देश पर खतरा है। अगर यह विरोधी और विपक्षी राजनीतिक दल इसी तरीके से विदेश की जमीन पर जाकर भारत को लेकर कोई बयान देते हैं, यह भारत के भीतर का अक्स है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में यह होते आया है। यानी देश का नंबर 1 दुश्मन किसे करार दिया जाए? वेनेजुएला में हुगो चावेज 1999, रूस में पुतिन सन 2000, टर्की में एर्डोगन 2003, पोलैंड में फास्को 2015, जोलोस्को 2015, इटली में बार्सुकोनी 2001 में, हंगरी में विक्टर ऑर्बन 2010 में, पेरू में फुजिमारो 2011 में, और एक लंबी फहरिस्त है जिसमें ग्वाटेमाला, ग्रीस, घाना, ब्राजील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, थाईलैंड, उरुग्वे सबका जिक्र करेंगे कि लोकतंत्र की मौत जनरल से कभी नहीं होती है। सेना का जनरल आकर लोकतंत्र की हत्या नहीं करता है, उसका तो आना ही लोकतंत्र के खत्म होने की पहचान है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या या लोकतंत्र का खतरा चुने हुए नेताओं के जरिए ही होता है। और दुनिया में जब डेमोक्रेसी को लेकर बहस चलती है इन देशों के मद्देनजर, तो ऑथोरिटेरियन बिहेवियर के एस्पेक्ट में उसके अगला पॉइंट जो आता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह है कि दरअसल किस तरीके से हिंसा के साथ विपक्ष को जोड़ देना, जो पॉलिटिकल वायलेंस के दायरे में उन्हें कैसे खड़ा किया जाए, राष्ट्रीय संपत्ति को खत्म करना और वायलेंस के मद्देनजर किसी भी वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध को करार देना, उनकी राजनीतिक सत्ता के रहने के दौरान जो भी हिंसक संगठन थे उनके साथ बातचीत को भी राष्ट्र विरोधी करार देना। क्या भारत में ऐसा होता है? क्या जम्मू कश्मीर के मद्देनजर यह सवाल मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने उठाया? कोई पूछ सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस दृष्टि को देखा जाता है। चौथा पॉइंट जो है यह है कि विरोधियों की नागरिक स्वतंत्रता को कम करने की तैयारी होती है। क्या उन्होंने ऐसे कानून नीतियों का समर्थन किया जो नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हों? यानी राजनीतिक सत्ता के ये मद्देनजर है, यह सवाल विपक्ष उठाता है। लोकतंत्र जहां खतरे में होता है, तो क्या मौजूदा वक्त में देश की जो स्थिति है इन सवालों को उठाया जा सकता है? इतना ही नहीं, बल्कि जो भी कानून है और जो भी विरोध हो रहा है उसको राष्ट्र विरोधी दायरे में लाकर सत्ता कैसे खड़ा करे। और इसके ठीक समानांतर जो 5वां पॉइंट दुनिया के हिस्से में आता है जहां लोकतंत्र खत्म होता है, उसमें मीडिया की हिस्सेदारी होती है कि मीडिया जिसका काम निगरानी करना और लोकतंत्र की चौकसी करना है, वह अगर राजनीतिक सत्ता के साथ मिल जाए तो क्या होगा। लेकिन उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक मोटी लकीर खींची गई कि दरअसल राजनीतिक सत्ता जो है मीडिया को भी कानूनी तौर पर या फिर अलग अलग कार्रवाइयों के जरिए, जो कि दंडात्मक कार्रवाई यानी आपको सजा दी जाएगी, इसके जरिए मीडिया को झुकाया जाता है। और आज जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जब ये कह रहे थे कि पूरे कम्युनिकेशन पर एक लिहाज से कब्जा कर लिया है राजनीतिक सत्ता ने, तो क्या यह माना जाए कि इस देश के भीतर की लोकतांत्रिक परिस्थितियां खत्म हो चली है, कमजोर हो चली है, या उनका कत्ल हो चुका है? इन 3 परिस्थितियों के दायरे में आज जिन सवालों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर और देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन नजर आया, उसको जरा समझने की कोशिश इसलिए जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर अगर वाकई इन सवालों पर राजनीतिक सत्ता मौन धारण ना करे, वो महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी या देश के हालात हों, उसको लेकर वो कहे कि जो कहा जा रहा है वह गलत है, वो है ही नहीं, तो फिर राजनीतिक कवायद क्या कहती है, विपक्ष की राजनीति क्या कहती है, और इस देश के भीतर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर कौन से सवाल खड़े होंगे। क्योंकि जब भी विपक्ष की राजनीति का जिक्र होगा किसी राजनीतिक सत्ता का विरोध करते हुए, तो इस देश के इंस्टीट्यूशंस स्वतंत्र तौर पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा मायने रखता है। मसलन पुलिस क्या वाकई कानून देख रही है या राजनीतिक सत्ता को कोई मुश्किल ना आ जाए यह देख रही है। अगर इस देश के न्यायालय के भीतर जब मुद्दे पहुंच रहे हैं तो क्या वो संविधान के एस्पेक्ट को देखते हुए कोई फैसला सुना रही है या राजनीतिक सत्ता पर कहीं कोई राजनीतिक आंच ना आ जाए यह देख रही है। इस देश के भीतर की तमाम जांच एजेंसियां या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या देख रहे हैं,
वह अपने दायरे में अपने दायित्व को निभाते हुए एक चेक एंड बैलेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उन्हें, उसके जरिए काम कर रहे हैं, या बिल्कुल एक नई परिस्थिति में राजनीतिक सत्ता के अनुकूल हो चले? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार खुले तौर पर एक चीज मानी गई कि विपक्ष लोकतंत्र में संस्थाओं के बल पर ही लड़ता है, और देश की जो कानूनी, न्यायिक, चुनावी संस्थाएं और मीडिया के बल पर ही विपक्ष एक लिहाज से खड़ा होता है। अगर मीडिया विपक्ष को ना दिखाए, अगर चुनावी संस्थान सत्ता के अनुकूल हो जाए, न्यायिक प्रक्रिया पूरे तरीके से सत्ता के अनुकूल फैसले देने लगे, जिनका काम कानून का पालन करते हुए सड़क पर नियम कायदों को ठीक रखना है, अगर वह भी सत्तानुकूल हो जाए, तो ये चार चीजें जब खत्म हो जाएंगी तो फिर कौन सी राजनीति और कौन सा विपक्ष? और शायद पहली बार इस सवाल ने जन्म लिया है कि विपक्ष की राजनीति की जो बेसिक जरूरतें होती हैं, संगठन को खड़ा करना, और संगठन को खड़ा करने के लिए जिन चीजों का जिक्र होता है वो फंडिंग भी हो सकता है, वो कॉरपोरेट द्वारा दी गई मदद भी हो सकती है, वो लोगों द्वारा दिया गया चंदा भी हो सकता है, वो संघर्ष करते हुए अपने दुख दर्द को पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होने की परिस्थिति भी हो सकती है। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में ये सारी चीजें गायब हो गई है? और क्या वाकई भारत के भीतर का लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्योंकि यह सभी संस्थाएं अगर सरकार को पूरे तरीके से समर्थन दे रही है, और सरकार के लोग, जिसका जिक्र आज किया गया, राहुल गांधी के जरिए किया गया कि आरएसएस के लोग हर संस्था के भीतर मौजूद हैं, समझना यह भी होगा कि आरएसएस कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, लेकिन उसी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के प्रचारक के तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने बरसों बरस तक काम किया है, और उसके बाद उनकी एंट्री 1984 में बीजेपी में होती है। तो क्या यह माना जाए कि जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का राजनीतिक पाठ था, उस पाठ को उस संगठन के विस्तार के लिए ही काम करने की परिस्थिति में मौजूदा राजनीतिक सत्ता काम कर रही है, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए काम कर रहे हैं, जिसका डर राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि हर संस्था के भीतर आरएसएस का स्वयंसेवक बैठा हुआ है। यह एक फैक्ट है कि भारत की राजनीति में कमोवेश हर राजनीतिक सत्ता अपनी विचारधारा के साथ लोगों को शरीक करती है, लेकिन एक अलग सवाल इसके ठीक समानांतर है। लेकिन क्या ऐसे में संस्थान न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं? और संस्थान न्यूट्रल ना रह पाए तो क्या डेमोक्रेसी की मौत हो जाती है वहां पर? और मौजूदा वक्त में कोई भी संस्थान न्यूट्रल नहीं है क्या? इन सारे सवालों के अक्स तले हमें लगता है कि आज इंदिरा गांधी को भी याद करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी थोपी थी, और इमरजेंसी के आश्रय लोगों को संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार थे वो एक झटके में खत्म हो गए। लेकिन उस दस्तावेज पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर थे और खुला ऐलान था। मौजूदा वक्त में ना तो कोई दस्तावेज है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, डेमोक्रेसी के राग के लिए पार्लियामेंट अपनी जगह है, इस देश के भीतर में पूरे सिस्टम को चलाने के लिए तमाम इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, अगर वो सत्ता के अनुकूल हैं और इस देश में कोई इमरजेंसी का ऐलान नहीं है, तो क्या कोई कह सकता है कि इस देश में अघोषित आपातकाल है, कोई तानाशाह है? क्योंकि एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, जब हम इन 12, 13, 14 राज्यों देशों का जिक्र करते हुए लोकतंत्र कहां खत्म होता है उसको जब बता रहे हैं, तो हिटलर और मुसोलिनी का हमने जिक्र नहीं किया, क्योंकि खुले तौर पर हिटलर और मुसोलिनी उस अवस्था के साथ आए जहां पर उनको क्रश करनी थी डेमोक्रेसी। हालांकि इलेक्शन वो भी लड़ रहे थे, और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई इलेक्शन लड़ना और जीतना, अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कब्जे में है, तो कोई विपक्ष की राजनीति इस देश के भीतर में जीत ही नहीं सकती है चुनाव? क्या इस स्थिति में यह देश आकर खड़ा हो चला है? हमें लगता है कि आज के दिन जो प्रदर्शन कांग्रेस के जरिए हुआ, उसमें भी विपक्ष का पूरा हिस्सा गायब है, सिर्फ कांग्रेस की मौजूदगी है।
सड़क पर जिस तरीके से काले कपड़े पहनकर विरोध करते हुए वह गांधी परिवार के सदस्य हों या कांग्रेस में G23 से जुड़े नेताओं की हो या अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस आपस के अंतर्विरोध में सत्ता पाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं उनकी मौजूदगी हो। लेकिन ध्यान दीजिए, भारत के भीतर का वह विपक्ष आज सड़क पर नहीं था, यानी विपक्ष भी कई खांचे में बटा हुआ है और उन खांचों में वह अपनी राजनीतिक परिस्थिति को साधना चाहता है, राजनीति के जरिए सत्ता को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ना चाहता है। तो फिर अंतर क्या हुआ और अलग अलग राज्यों की राजनीतिक सत्ता क्या अपनी जगह पर तानाशाह की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है और भारत में राजनीतिक स्थिति क्या वाकई ऐसी आ गई है कि आज नहीं कल जो भी राजनीतिक सत्ता में आए और मौजूदा सत्ता बदल भी जाए उसे तानाशाह के तौर पर काम करना ही पड़ेगा? क्या इस स्थिति में आकर भारत खड़ा हो गया है? ध्यान दीजिए, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर के 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। भारत में लोकतांत्रिक परिस्थितियों का खत्म होना और भारत के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीज़ें रन करती थी अगर वो रन नहीं कर रही है तो लोकतांत्रिक परिस्थितियों के जिक्र करने का कोई सवाल नहीं है। दूसरा सवाल, भारत के भीतर में लोकतांत्रिक परिस्थितियां हैं, इसीलिए तो हम आप सड़क पर उतरते हैं और हम आप राजनीतिक तौर पर विरोध करते हैं जो कांग्रेस कर रही है। और जो सवाल अलग अलग तरीके से उठते हैं वह सवाल भी उठ रहे हैं, तो लोकतंत्र की मौजूदगी है। और इन दोनों से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल आता है, क्या दोनों परिस्थिति के भीतर में जो इंस्टीट्यूशंस को कार्रवाई करनी है, जो अदालतों को फैसले सुनाने हैं, जो इस देश के भीतर में चुनावी प्रक्रिया के जरिए लोकतंत्र को जिंदा रखने की सोच है, अगर वह आखिरी मुकाम तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ सत्ता के लिए ही जीने मरने की परिस्थिति में खड़ी हो जाए और राजनीतिक सत्ता उतनी ही ढील दे जिसमें सिर्फ नजर तो आए कि लोकतंत्र है लेकिन फैसले की घड़ी तक पहुंचते पहुंचते वह सारी चीजें काफूर हो जाए, तो फिर इसके मतलब क्या है? मतलब है कि लोकतंत्र की पीठ पर सवार होकर गैर लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक सत्ता को हाँकने का यह एक नया प्रावधान है जो मौजूदा वक्त में है। शायद इसीलिए पहली बार आज संघर्ष को जनता से जोड़ने का प्रयास किया गया। पहली बार इस देश की राजनीति के भीतर उस अक्स को टटोलने की कोशिश की गई कि जनता क्या वाकई मौजूदा वक्त से खुश है या नाखुशी में वह इस देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम देख रही है, इसीलिए वो सामने नहीं आ पा रही है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसे में वो राजनीतिक सत्ता के सामने नतमस्तक है। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है इस देश के भीतर में? क्योंकि यह अपने आप में एक सबसे बड़ी बयान के तौर पर देखा जा सकता है जब इस बात का जिक्र किया, क्या आप तानाशाही का मजा ले रहे हैं? यहां रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सारे सवाल मौजूद हैं और मौजूदा वक्त में देश की परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के आदी हैं। लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट को जागृत देखना चाहते हैं। इस देश के भीतर में पॉलिटिकल विरोध को राजनीतिक व्यायाम के तौर पर यह देश देखते आया है, लेकिन अगर सारे संस्थाओं का दरवाजा बंद होगा तो यकीनन तानाशाही का मजा लेने की स्थिति में क्या यह देश आ चुका है? ये सवाल आज आपसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।